अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। कश्मीर में आज़ादी की जिद्दोजहद का एक बड़ा नाम हुर्रियत तहरीक के सीनियर रहनुमा सैयद अली गिलानी इंतकाल कर गए हैं। हम इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे तज्ज़ियाकारों की तासुरात जानेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हाफ में हमने बात करनी है जनाब ख़वातीन को हरासा करने से मुतल्लिक क्या क्या चल रहा है मुल्क में, क्या हिकमत अमली हो रही है और अरबाब इख्तियार क्या सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम कुछ सियासी मंजरनामे की बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर अब ये कहें कि मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन मोड में चली गई हैं और 2023 की तैयारी करने के लिए अब वो आगे बढ़ रही हैं तो गलत ना होगा। तो इस सिलसिले में सबसे अहम, जहां हमने गाहे गाहे ये डिबेट की कि क्या एजेंडा लेके आवाम के पास जाएंगे, सबसे अहम बात यह है कि 2023 के इंतखाबात शफाफ हों। और ये वो बात है जिसके ऊपर मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, यानी हुकूमत भी ये कहती है, अपोजिशन की बड़ी जमातें भी ये कहती हैं कि जी साफ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तो जनाब, मुश्किल और रुकावट कहां पर है, आज जरा इसका जायजा लेंगे। हुकूमत कहती है जनाब जो हिकमत अमली वो अपनाना चाहते हैं शफाफ इलेक्शंस के लिए वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाएंगे, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए वो बेहतर बनाएंगे, अमल को शफाफ बनाएंगे। आई वोटिंग इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जिससे बैरून मुल्क की जो पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग के अमल में शामिल किया जाए। फिर ड्यूअल नेशनल से मुतल्लिक भी वो एक तरमीम करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपोजिशन इसके कहती है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका हल नहीं है, कंप्लीटली इसको मुस्तरद कर दिया है। इनकी हिकमत अमली क्या है, यानी अपोजिशन क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं जनाब कि कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो, इलेक्शंस मैनेज ना हो, लेकिन ये होगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जनाब। इसी को हमने डिस्कस करना है। सवाल हमारा कुछ यूं है कि क्या आइंदा इंतखाबात शफाफ होंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और इसका पस मंजर कुछ यूं भी, गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बाबर अवान और शहबाज गिल साहब उसमें बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ा तफसीलन कौम को आगाह किया कि आगे हुकूमत का क्या प्लान है। एक ऑर्डिनेंस का भी उन्होंने जिक्र किया, हम भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। एहसन इकबाल साहब इसके ऊपर तनकीद करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब अवाम का इंतखाबी अमल पर एतमाद बहाल होना चाहिए, इसके लिए अगले इलेक्शंस शफाफ होना बड़ा जरूरी है। अगर 2018 का उनके मुताबिक रीप्ले हुआ तो बगावत होगी। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, शफाफ इलेक्शंस 2023 में किस तरह से मुमकिन है? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो यह है कि बिलाशुबा इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। बिलाशुबा हुकूमत, अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन को मिलकर ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इंतखाबात शफाफ हों, कम से कम गलतियाँ हों और सब के लिए काबिल कबूल हों और अगले इलेक्शन के लिए सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये ऐसा बनाना चाहिए और ये वक्त है इसके लिए सारों को मिल बैठने का। ये वक्त गुजर गया तो कुछ सारे नुकसान में और खसारे में रहेंगे। और बिलाशुबा मैडम शेख की हुकूमत तुली हुई है कि इस मरतबा अगले इलेक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर होंगे और ओवरसीज़ वोटिंग भी होगी। हर काबीना मीटिंग के शुरू में या एंड पर वज़ीर आज़म साहब बाबर अवान और शिबली फराज साहब से इस पर ब्रीफिंग लेते हैं पिछली और मुसलसल इस पर फोकस किए हुए हैं। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं, जिस तरह अपोजिशन के एतराज़ात हैं, जिस तरह हुकूमत कर रही है, मुझे लग रहा है ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अब मैडम शेख, क्या इंतखाबात शफाफ हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं। जी बिल्कुल, ये मुझे सुना जा रहा है कि खबर ही समझ लें। अच्छा। और अल्लाह करे ना जाए। सर कैसे जाएगा, किस कैपेसिटी में जाएगा? ये लोग तो बिल आने वाले हैं ना असेंबली में। जी ये बिल आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात वो पूरे ख़त्म नहीं हो पा रहे और अपोजिशन के अपने एतराज़ात हैं। अपोजिशन कुछ अपना वाइट पेपर तैयार कर रही है, इलेक्शन कमीशन अपने उसके एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की अपनी जल्दी है। तो ये मुझे लग रहा है कि अपोजिशन या इलेक्शन कमीशन अदालत जा सकती है। अच्छा, क्या इंतखाबात शफाफ हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में नहीं है कि इंतखाबात को मानना। हमारे लिए इंतखाबात शफाफ वही हैं जिसमें हम जीतें। अगर हम हार गए तो इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, मैनेजेबल हैं। किसी ने और ने, कुटपुतलियों ने, पता नहीं किस किस ने, खलाई मखलूक ने, जिन्नों ने, परियों ने इलेक्शन चुरा लिए।
और हर हार के बाद धांधली का शोर। और दूसरी बात यह है कि जिसका जहां बस चलेगा वो धांधली और धांधली करेगा और जितना मैनेज कर सकेगा करेगा। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जहाँ एजुकेशन कम है, जहाँ वोटर की मजबूरियाँ 101 मजबूरियाँ हैं, जहाँ शनाख्ती कार्ड पहले लेकर मुर्दों के भी वोट डाल दिए जाते हैं, हाँ। वहाँ बड़ा मुश्किल है। चौथी बात यह है कि कौन है जिसने इस गंगा में स्नान नहीं किया। हमारी सियासत का मैडम शेख हाल ये है कि पीपी की नज़र में 2018 का इलेक्शन सारा धांधली ज़दा है, जाली है और नकली है, लेकिन सिंध का इलेक्शन जो है वो कमाल का है, शफाफ है और फेयर है, क्योंकि वहां वो खुद जीते हैं। मुस्लिम लीग नून जो ज़िमनी इंतखाबात हारी वो धांधली ज़दा हैं, जो जीती है वो शफाफ हैं। तरीके इंसाफ 2013 के इलेक्शन धांधली ज़दा है क्योंकि वो हार गए थे। 2018 के इलेक्शन, लेकिन आप ये जब कहते हैं ना कि 2018 के इलेक्शन, जनाब इसीलिए स्टडीज कंडक्ट होती हैं और फिर इंडिपेंडेंट सर्वेज होते हैं जो बताते हैं कि जमाते तो यकीनन उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन किस तरह से इलेक्शंस आइदर मैनिपुलेटेड थे या नहीं थे या धांधली किस हद तक हुई, इसलिए इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं। मैं नियाजी साहब के पास जरा लेके जाना चाहती हूँ। नियाजी साहब, पहले शहबाज गुल बाबर रवान को किसी खातिर नहीं लगता, ये वो 22 साल जद्दोजहद का नतीजा अगर बाबर रवान ही इमरान खान की ना, जिसका वो बड़ा सीना जो है चौड़ाकारी कहते हैं, सिर्फ एक 10 दिन पहले ये फरमा रहे थे कि अपोजिशन जो है वो फौज को, उसमें बहुत सारी बातें की, वो बल्कि शाहजेब खानजादा साहब ने उसे डिस्कस की कि जी अपोजिशन फौज के खिलाफ बातें करती है। फौज के खिलाफ मैं भी बातें करता था, फिर उन्हें समझ आया मैं कर, फिर समझ आया कि मैं उसको कैसे उस पैरा में रखूं। लेकिन ये कहते हैं कि ये मेरी हुकूमत को हटा दें फौज को। इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं, किसी दिन भी उन्होंने नहीं कहा, किसी अपोजिशन के मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या हटा दो। उन्होंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है कि इदारे जो हैं अपने आप को इससे बाहर रखें या न्यूट्रल हो जाएं। इसमें कौन सा तकाज़ा है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन आप पे फैसला कर देगा, वो चाहिए नहीं है। जो चाहिए वो है कि हल्फ हमने उठाया हुआ है इस आइन के मुताबिक मुल्क चलाने का। आया आइन के मुताबिक चल रहा है। हम अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, मैं कई दफे कह चुका हूं कि जाके अल्लाह के घरों में बैठ के अपने आप से पूछें और जवाब दें, जिसको अल्लाह ताला जानता है कि उनके अंदर कौन सी नीयतें हैं, कि इस मुल्क के आइन के साथ कानून से क्या खिलवाड़ किया। बार बार रोजाना यही बात होती है कि नजरियाती बहसें पीछे रह गई। पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, पीछे रह गया। जो चीज़ है क्या, आया इस मुल्क में चलना है कि नहीं चलना, आया निज़ाम कौन सा होगा, जमहूरी होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी या नहीं होगी। ये हमारी सियासत का इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट मसला है कि हमें इसको पूरी तरीके से डिस्कस करना पड़ रहा है। चुनाचे मेरे नज़दीक ये तज़य्ये औकात है। ये वारदाती हैं, 2018 में वारदात डाली है। RTS हमने कई दफ़ा यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, फेल हुआ है। सारे को पता है कि इलेक्शन के साथ क्या हुआ है, हमेशा गड़बड़ होती रहती है। 2018 में ये गड़बड़ अपनी पीक पे पहुंच गई थी और वो उसके साथ हम गुजारा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, उनकी क्या एक्सपीडियंसी है, क्या सहूलतें हैं, क्या उन्होंने अपने मामला तय करने हैं, जरदारी साहब ने क्या करना है, नवाज शरीफ ने क्या करना है। मेरी कोई गर्ज नहीं है। मुझे यह गर्ज है कि ये जो 28 गिरी पाकिस्तान के साथ होती है, चाहे ये कोई टोला करे, इससे पहले करे और आइन के साथ खेले, आइन की आप पाबंदी करें। उसका पार्ट है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है। महमल, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये बात की गई कि वो कहते हैं हम EVMs पे आपका साथ देंगे, ये जो ये इल्ज़ाम लगाया गया, अगर आप ये केसेस खत्म करते, तो यही बात जब अपोजिशन पहले नैब अमेंडमेंट्स, जब इन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने उन्हें कहा आप हमसे आके नैब की तरमीम के ऊपर बात करें, और जब उन्होंने अपना मुसव्वदा दिया तो हुकूमत ये कहते नहीं थकती थी कि इन्होंने NRO मांगा है अपोजिशन ने। अब हुकूमत के अपने अराकीन, अब वो लिटरली हर प्रोग्राम में, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उठा के उनके देख ले कि वो बातें ये कर रहे होते हैं कि नैब के वजह से काम नहीं हो रहे। शौकत तरीन साहब ने अभी जब कहा था शाहजेब खानजादा साहब के शो पे कि मिनिस्ट्रियां नहीं चल रही, नैब के डर से नहीं चल रही। अब वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन आके टेबल पे बैठे। ऑपोजिशन कहती है हम क्यों बैठे, हम पर तो ये झूठे इल्जाम लगाते हैं कि हम NRO मांग रहे हैं।
हमने तो एनआरओ नहीं मांगा था, हमने तो अमेंडमेंट सही सजेस्ट की थी जो उनके तई सही थी, उनको सही लगी तो इन्होंने एनआरओ बना दिया। अब ये जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर या ईवीएम्स के ऊपर अगर डिस्कशन करनी है तो ये हुकूमत पहले ही इल्जाम लगा रही है। अभी तो बातचीत किस किस्म की सरसरी सी जो अगर हुई भी होगी तो ये इल्जामात अभी से शुरू हो गए। एंड पे इनको वैसे भी इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये हुकूमत जो है एलियनेट कर देती है ऑपोजिशन को इस तरह की बातों से, इस तरह के इल्जामात की वजह से, जिसके बाद फिर जब ऑपोजिशन इनके साथ नहीं बैठती तो फिर ये कहेंगे जी हमने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। आपने ऑपोजिशन को दीवार से लगाया, आपने उनके ऊपर इल्जामात लगाए। आप इस तरह की जब बातें करेंगे तो वो आपके साथ किस तरह आकर मिल बैठकर काम करेंगे। अच्छा, ईवीएम्स भी खैर, एक तो खैर मैं कहूंगी कि भट्टी साहब की बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने तो ऑप्शन नहीं का ले लिया। बहुत इंटरेस्टिंग और मानी खेज ये बात है। मैं तो देखिए होने तो चाहिए इंतखाबात शफाफ, मैं लेकिन ऑप्शन हाँ नहीं का नहीं, तो मैं तो उस पर नहीं ले सकती। हाँ नहीं, भट्टी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पल्ले पे डाल दी है, उन्होंने तो कहा नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि कोई तो फिर नहीं होंगे प्लान्स है। अच्छा, ईवीएम्स की भी बात, ये आतिफ मजीद साहब एक्सपर्ट है इसके ऊपर, उन्होंने पिलडैट के यहाँ एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर आर 167 सेल्फ डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, और उनमें से सिर्फ 8 ममालिक हैं कि जिनके अंदर ईवीएम्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। 9 ने अबैंडन कर दिया ये आइडिया। तो अगर 8 हैं तो हमें इतनी क्या पड़ी हुई है कि हमने ईवीएम लेकर ही आने, फिर इसके पीछे कुछ है ना, ये आरटीएस की तरह ही फिर होने वाली कोई चीज है। तो ये बड़ी ये सोचने वाली बात है जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है, उनकी बात में भी वजन है। देखिए अलीना, हर दफा अगर आप इस तरीके से इलेक्शन छीनने की चीज, ये वाली चीज हो तो उसका रिएक्शन आता है। तो मेरे ख्याल में जो अगर कहीं प्लानिंग ये हो रही है अगले इलेक्शंस भी इसी तरह के वो 2018 की तरह शफाफ ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, तो फिर मेरे ख्याल में जरा गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन मैसेज का आया तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये आइन और कानून और किसी भी चीज के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए नहीं अच्छा। तो आई होप कि इलेक्शन शफाफ हो, ऑप्शन नहीं मैं ले सकती इस पे, कोई भट्टी साहब ले सकते हैं। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। नहीं जी, इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आए, आप कुछ भी ले आए, इसलिए कि इस मुल्क में इलेक्शन मैनेज्ड होते हैं। 56 ऑनवर्ड्स चले जाएं, न्याजी साहब को पता होगा। जगतू फ्रंट जीती, उसकी जीत को कबूल नहीं किया गया। 70 में मुजीब जीता, मुजीब की फतह को कबूल नहीं किया गया। 77 के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गए, उनको कबूल नहीं किया गया। 85 में गैर जमाती इलेक्शन करके जमातों को आउट कर दिया गया। 88 में IGI बना के इलेक्शन को मैनेज कर दिया गया। 90 में मेहरान बैंक के थ्रू इलेक्शन मैनेज हो गए। अब एक तसलसल है ना, ये नहीं है, ये कहना बहुत आसान है कि जी जो हारता है वो कबूल नहीं करता। आप क्या इलेक्शन मैनेज होता है, आप क्या समझते हैं ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे ये क्यों बनाया जा रहा है? ये मीडिया को कंट्रोल करने की इलेक्शन से पहले जो तैयारी है कि जी कुछ इदारों को बंद करना है इन्हें हर सूरत में, कुछ इदारों को कंट्रोल करना है ताकि वो, क्योंकि इलेक्शन में मीडिया का अपना एक रोल होता है, उसको मैनेज किया जाए। ये सब पहले मैनेजमेंट। आप ये बात कह रहे हैं, आप यहां सियासी जमातों को बुला लें, सियासी जमातों के लोग हल्फिया ये कह दें कि उनको इलेक्शन से पहले कुछ दफातर में नहीं बुलाया जाता, उनसे नहीं कहा जाता कि आपने अब इस पार्टी में जाना है, इस पार्टी में जाना है जी। जिस मुल्क में सियासी जमातों को कंट्रोल किया जाता हो, जिस मुल्क में सियासी जमातें बनाई और तोड़ी जाती हो, जिसमें हुकूमत बनाई और तोड़ी जाती हो, उस मुल्क में इलेक्शन का तस्वुर क्या है? ये एक हवा खड़ा कर दिया है कि जी हाँ, एक हुकूमत आ जाती है, हुकूमत चली जाती है। अब 2008 के बाद जो है वो हुकूमतें अपना टेन्योर पूरा कर रही हैं, वजीर आजम अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रहे। अब शायद हो सकता है कि वजीर आजम भी अपना टेन्योर पूरा कर दें, लेकिन एक कंट्रोल्ड सिस्टम चल रहा है, उस पर मजीद कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इलेक्शन की शफाफियत ये बेमाने से जुमले हैं। इस मुल्क में इलेक्शन मैनेज होते हैं, इस मुल्क में डेमोक्रेसी मैनेज हो रही है, बहुत ही बड़ा मीडिया मैनेज हो रहा है।
ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया और अफसोस का मकाम है कि हमारे पैनल पे बैठे हुए 3 पैनलिस्ट की अक्सरियत ये समझते हैं कि जनाब इलेक्शन शफाफ नहीं, ना की ऑप्शन ले रहे हैं। महमूद सरफराज साहबा कोई ऑप्शन नहीं ले रही, लेकिन झुकाव उनका भी इसी तरफ है। लेकिन कहती हैं जनाब 2-2.5 साल हैं, देखना है आगे क्या होता है। आई रियली होप कि इस चीज़ के ऊपर तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, बात करें और किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है वो सॉर्ट आउट हो। छोटी सी ब्रेक जी, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब ब्रेक के बाद हमने डिस्कस करना है कश्मीर सीनियर हुर्रियत रहनुमा, एक बड़ा नाम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल में सैयद अली गिलानी साहब इंतकाल कर गए गुज़श्ता रोज़। और उसके बाद जो मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं न्यूज़ स्क्रीन्स पर आपने देखी, भारत में जुल्म व बर्बरियत जारी है। तदफीन में भी जो अहले खाना थे, रिश्तेदार थे करीबी, उनसे जसद खाकी ले लिया गया। तदफीन वहाँ पर नहीं होने दी गई जहाँ पर वसीयत की थी सैयद अली गिलानी ने। लेकिन जनाब इसके ऊपर शदीद एहतजाज भी आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से और सब सोग मना रहे हैं, यकजहती कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अपने बहन भाइयों के साथ और इस कॉज के साथ जो कि सैयद अली गिलानी साहब आगे लेकर बढ़े और वो अमर है। लेकिन इस तरह के जब वाक़यात दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की तरफ से होते हैं तो सवाल कुछ यूं कि क्या ऐसे इक़दामात से भारत अली गिलानी की मीरास ख़त्म कर पाएगा? मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपके तासुरात चाहूँगी। देखिए, मेरी नज़र में अली गिलानी जो हैं वो कश्मीरियों के नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने ना सिर्फ, आप किसी के नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी की तर्ज सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो किसी ने कहा था ना कि लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सच जाने, बस एक उसी का होके रहे। अली गिलानी ने पूरी जिंदगी जो है या तो जेल में गुजारी या उनकी रिहाई दोबारा नज़रबंदी के लिए होती थी कि उनको रिहा किया जाता था, दोबारा नज़रबंद कर दिया जाता था। तो उनकी अगर पूरी जद्दोजहद का जायजा लें, और आज भी जबकि वो इस दुनिया में नहीं है जो दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत है, उसने उनके जनाजे पर भी लोगों को शिरकत की। तो ये उनका खौफ है, ये उनकी जद्दोजहद का खौफ है जो भारतीय अफवाज पे आज भी और भारतीय हुकूमत पे आज भी जो है तारी है कि कर्फ्यू लगा के उनके जनाजे को जो है वो लोगों को नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दी, उनके घर नहीं जाने दिया। ये शो करता है कि अली गिलानी मरने के बावजूद, वफात के बावजूद भी जिंदा हैं। उनकी जो हैबत है वो आज भी भारत पे तारी है। तो वो तहरीक के बहुत बड़े रहनुमा थे और वो अपने नजरिए पे मुकम्मल तौर पे अपनी पूरी जिंदगी कायम रहे। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके लिए उन्होंने एक नौजवानों में जज्बा पैदा किया, उसके लिए उन्होंने एक ऐसी तारीखी जद्दोजहद का आगाज किया जो आज तक जारी है। इसलिए उनकी कैदोबंद की सहूलतें, उनकी नजरबंदी, इसलिए मैं उनको जो है वो कश्मीरी अवाम का नेल्सन मंडेला कहता हूं। इरशाद भट्टी साहब, इस तरह की बड़ी शख्सियात, अजीम शख्सियात जब हम में नहीं रहती, उनकी वफात भी जिला बख्शती है उनके कॉज को? बिलाशुबा बख्शती है मैडम शेख। और ये आपका सवाल है ना कि मिरास खत्म कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। कोई भी, भारत क्या, पूरी दुनिया क्या, पूरी दुनिया के गासिब क्या, पूरी दुनिया के डिक्टेटर क्या, पूरी दुनिया के कब्जा ग्रुप क्या, कभी नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ, क्या कोई मिरास खत्म कर पाया? इसी तरह अली गिलानी साहब की तो बिल्कुल डिफरेंट है। एक एक लम्हा स्ट्रगल, एक एक लम्हा जद्दोजहद, ये बहुत बड़ा नुकसान है मैडम शेख पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों का जो कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और जो उनका नारा था पाकिस्तान का, जो इलाके पाकिस्तान की वो तवाना और मजबूत आवाज़ थे, जो आज भी मैं कल उनकी वफात के बाद वो क्लिप दोबारा सुन रहा था जिसमें वो पाकिस्तान के साथ इलाक का नारा मार रहे थे। यकीन करें कि ये अली गिलानी साहब ही कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। और जिस तरह शर्मनाक हरकतें भारत ने की हैं, जिस तरह एक्सपोज हुआ है मोदी और उनकी जमहूरियत, जिस तरह उन्होंने जनाजा, कर्फ्यू, खारदार तारें, रिश्तेदारों को रोकना, इंटरनेट सहूलत मुअत्तल करना और पूरे रास्ते बंद कर देना और कहना कि 40 मिनट में जनाजा कर लो और फिर मैयत ले जाना और फिर वसीयत के मुताबिक ना दफन करने देना, शर्मनाक, अफसोसनाक, डूब मरो इससे
ये है तुम्हारी जमहूरियत जो मरने के बाद भी किसी को अपनी जगह पे दफनाने का हक नहीं देती। डूब मरो, इससे बेहतर है बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी। तो अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे। कश्मीरियों और तमाम जद्दोजहद आज़ादी करने वाले के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला सबको सब्र अता करे। महमल, ना देखिए, बात ये है कि इसका ऑप्शन तो मेरा नहीं है, क्योंकि जिस तरह बाकियों ने भी बात की, ये मिरास ख़त्म नहीं हो सकती। ये आज BBC के अंदर आर्टिकल एक ऑथर है समंत्रा बोस, उन्होंने लिखा है, उसका टाइटल है सैयद अली शाह गिलानी द मैन हु फॉट फॉर कश्मीर फ्रीडम। ये हेडलाइन है उसकी। और उसके अंदर उन्होंने बाकी अपनी मीटिंग्स और उसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने जो एंडिंग की है ना, उसमें वो कहती हैं कि असल में उनकी जो साबित कदमी थी ना, जितनी भी उनके सामने मुश्किलात आई और जितनी भी उनको सब कुछ हुआ, ये उनको एक जो रिस्पेक्ट और ऑनर जो कश्मीरियों के दिलों में है ना, वो उनकी साबित कदमी की वजह से था। भारत जितने मर्जी मुजालिम ढाले, बात यह कि भारत जितना मर्जी उनका जो जनाजा है वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे करा दे और वहां पर ना करे, जो मार्टर्स ग्रेवयार्ड है वहां पर ना करे, शहीदों के कब्रिस्तान में ना होने दे, सिर्फ इसलिए कि इस डर से कि उन्हें पता है कि वो सैयद अली गिलानी की जो एक साबित कदमी थी, उनकी जिद्दोजहद थी, वो उसको मिटा नहीं सकते। और देखिए, जो अगस्त 5 का इन्होंने जो की है, उसके बाद तो वैसे ही वो एरिया इतना, मकबूजा कश्मीर इतना वॉलेटाइल हो गया है। आप मुझे बताएं, इतना ब्लैकआउट करने की क्या जरूरत थी? अगर इनको किसी चीज का डर नहीं था तो इंटरनेट, मोबाइल सब कुछ सस्पेंड क्यों कर दिए कल उनकी वफात के बाद? तो उससे डर है ना, डर और खौफ है ना। असल में ये मोदी गवर्नमेंट जो है ये डरती है कश्मीरियों के जिद्दोजहद से, उनके स्ट्रगल से, उनकी साबित कदमी से, उनके हौसले से। तो इनको इस चीज का डर लगता है। और जो मुजालिम वो उधर ढा रहे हैं, दुनिया ने बेशक आंखें बंद की हों, लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वो बार बार इस चीज को हाईलाइट करती हैं, छुपा नहीं सकते जितना मर्जी हाईलाइट करती रहेंगी। तो मेरे ख्याल में मिरास खत्म कहाँ होगी, मिरास तो बहुत आगे तक के मुताबिक में। हाँ, जैसे आप अभी बात कर रही थी, वसीयत के मुताबिक शहदा कब्रिस्तान में तदफीन नहीं हो सकी, नमाज जनाजा जितने लोग शिरकत करना चाहते थे कर नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा, इवन सरकारी सतह पर भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। न्याजी साहब, आपके तासुरात? बहुत तकलीफ दे दिन है जी, और ये जो सदमा है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। जब से हम बहुत सारे ऑप्शन जो है वो नहीं ले सकते थे अपनी कमज़ोरी की वजह से, तो सैयद अली गिलानी साहब की कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में या वहाँ जद्दोजहद के लिए, तो वहाँ जो उनकी मौजूदगी थी वो इस बात को यकीनी बनाती थी कि वो जो है मोदी कुछ कर ले, वो कुछ नहीं कर सकेगा। और लगता था कि ये वो जो है उसे किसी दिन ही शोला जवाला बन जाना है उस तहरीक ने। शहबाज शरीफ साहब ने आज बयान फरमाया है, मुझे अफसोस होता है कि हमारे लीडरों को बयान भी देना नहीं आता। उन्होंने कहा जी कि आज़ादी की जद्दोजहद का एक अहद ख़त्म हो गया। नहीं, सैयद अली गिलानी की आज़ादी की जद्दोजहद का एक अहद ख़त्म हुआ है, लेकिन ये नुक्ता आगाज़ है जिसको इंडिया भांप चुका है। इसमें मुझे थोड़ा सा एक तकलीफ दे चीज़ करनी है कि मैं यहाँ महमल भी, मदर साहब भी, शाह साहब भी, आप सारे लोग इंडियन मीडिया देखते होंगे। हमारे यहाँ कुछ हो जाती है तो इंडिया मीडिया जो है 24 घंटे ड्रम बीटिंग करता है। और इतनी बड़ा वाक़या हुआ है कि उनका वहाँ कर्फ्यू लगा रहा है। हमारे यहाँ मजाल है कि हमारे यहाँ के सुबह सवेरे से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आए, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं और बताएं कि इंडिया जो कर रहा है दुनिया को बताएं कि क्या हो रहा है। ठीक है कि कुछ जिसको कहना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से कई ट्वीट्स आई हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन मीडिया ने उसमें उस तरह पार्टिसिपेट नहीं किया जो इंडिया हमारे खिलाफ हमेशा जिस तरह कमर बस्ता होता है। इसके अलावा जनाब, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, क्या इकबाल ने कहा था कि आई है जवान मर्दा हक कोई बेबाकी। दो बातें बड़ी उन्होंने कही थी, ये सैयद अली गिलानी थे, हक गोई और बेबाकी जुर्रत थी, क्योंकि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूह आई, उनको चलाकी नहीं आती।
सैयद अली गिलानी जैसे मेरे यहाँ पे मदद साहब ने कहा और महमल ने कहा, उनकी परसवेरेंस जो है जी, उनके अंदर जो इस्तकामत थी, यकीन मोहकम जो है, जो अमल पहम है उसके मुताबिक, यानी मदद साहब फरमा रहे थे और राइटली फरमा रहे थे। और यकीन है ये आज़ादी के जो हीरोज होते हैं ये दास्तान ही कुछ और होती है। ये नेल्सन मंडेला, कायद मोहम्मद अली जिन्ना, इवन मैं कहता हूँ कि इंडिया में ले लें, आप लेनिन ले लें, आप इनको, ये अली गिलानी वगैरह, ये कोई ब्रीड ही इंसानों की कोई और होती है, ये आम ब्रीड नहीं है। और फिर इसमें एक चीज है, मैं शिकवा दूसरा भी करता जाऊं, इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा शिकवा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक फिक्रा ले लें, एक फिक्रा। आज वजीर आजम साहब एन उस खबर के चंद को आधा घंटे बाद किसी तकरीब थी, इफ्तिताई तकरीब खारिया में, मुझे यकीन था कि वजीर आजम, मैं ये नहीं कहता जान के किया है, लेकिन इसका मतलब यह कि हमारे अंदर एक एपैथी है या एक लातलकी है कि पूरी तकरीर के अंदर एक दफा एक फिक्रे का जिक्र नहीं था। मैं यकीनन इतना मुझे तकलीफ हुई कि हमारे लोगों को शायद हमारे अस्करी क़यादत के अलावा किसी को पाकिस्तान के जो हसास इश्यूज हैं और इस तरह के बड़े लोग हैं उसकी कदर किसी के पास है ही नहीं। चुनाचे या फॉरेन ऑफिस या हमारे अस्करी क़यादत, वहां से कितने खूबसूरत बयान हैं। हमारे सियासतदानों की तरफ से इस तरह की एपैथी, मीडिया की तरफ से एपैथी, मैं मदद अली गिलानी साहब की क्या करें, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज है। लेकिन यकीन जानो कि अली गिलानी का ये जो आज आप देखें, कल नंबर डे 1 है और आप देखेंगे इसमें कितने मैं आगे बढ़ाती हूँ, बयान छोड़ें, वो तो तकरीर का लाइव ट्वीट में बहुत अच्छा बयान, वो तो ट्वीटें तो सरकारी तौर पे आ गई हैं। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। इसी बात को मैं रिएट्रेट करूंगी कि इस तरह की बड़ी शख्सियात, उनके जाने से उनकी जिद्दोजहद, उनकी लेगेसी होती है, वो अमर है, वो आगे चलती रहती है और मजीद उसको तकवीयत मिलती है। जनाब एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। ख़वातीन को हरासा करने के, ज़्यादती के वाक़यात दिन ब दिन जैसे रिपोर्ट होते हैं, दिल दहलता जाता है और इस चीज़ की हम खोज में हैं कि क्या किया जाए, ख़ास तौर पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कि इस तरह के वाक़यात पर काबू पाया जा सके। हुकूमत भी इसके लिए यकीनन स्टेप्स उठा रही है। आज सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में बात हुई, इंसानी हुकूक की कमेटी में, और इसमें शीरी मज़ारी साहिबा कहती हैं कि जी नौजवानों पर पाबंदियां लगाई जाएं। यानी वो कहती हैं कि जो सिंगल लड़के होते हैं उनके जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर जाने के लिए कुछ औकात कार सेट होने चाहिए, खवातीन पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। वो क्यों कहीं जाने से रोके, उनके खिलाफ तो जुल्म हो रहा है। शीरी मज़ारी साहिबा का ये मौक़िफ़ है। अब पूछना हमने अपने एनालिस्ट से ये है कि क्या जो वज़ीर इंसानी हुकूक तजवीज़ दे रही हैं वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। महमल सरफराज साहिबा, क्या समझती हैं आप? अलीना, देखिए उनकी शीरी मज़ारी साहबा जो है वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझती है और वो उनके दिल में बहुत दर्द है ख़वातीन की, ये सारा कुछ जो हो रहा है, वो बड़ी आवाज़ भी उठाती हैं। लेकिन ये कि ये जो पाबंदियाँ होती हैं ना, और जो कि मज़ीद सेग्रीगेशन की तरफ जाती हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई सही एटीट्यूड है। मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से उन्होंने बात, एग्जैक्ट वर्ड्स उनके उधर क्या थे सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर, लेकिन सेग्रीगेशन मैं तो आपको बता भी देती हूँ पस मंजर जो रिपोर्ट हुआ है हम जी रिपोर्ट तो मैंने पढ़ ली है, वाकया हुआ है वो इस तरह से हुआ है हाँ कि वो कहा गया था खवातीन के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन फिर उन्होंने उसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा जी नौजवानों के ऊपर पाबंदी लगाई। नहीं, वो फिर वही मैं बात कर रही हूँ कि कॉन्टेक्स्ट उसका ये है बेसिकली कि आप अगर सेग्रीगेशन कह रहे हैं आप तजवीज कर रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि वो सेग्रीगेशन फिर मर्दों की हो, यानी मर्दों पे पाबंदी लगाई जाए, औरतों पे नहीं। बेसिकली वो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा ने बात की। इसीलिए मैंने पहले कहा कि वो तो हमेशा जो है वो बात खवातीन की एम्पावरमेंट की करती हैं, लेकिन असल चीज ये है कि ये जो तजवीज सेग्रीगेशन की देते हैं ना कि औरतों के ऊपर पाबंदी, वो मजीद पाबंदियां लगाने के लिए करते हैं। वो बेसिकली अगर औरतों की टाइमिंग या ये जो बात सारे करते हैं, ये वो लोग ये गलत करते हैं। तो शीरी मज़ारी साहिबा ने तो उनको जवाब उस कॉन्टेक्स्ट में दिया, और एक्चुअली उन्होंने बेसिकली कहा है कि अगर आप लोग अपने आप को मर्द नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर उन पर पाबंदी लगा दो, औरतों पे क्यों लगा रहे। बेसिकली वो तो औरतों के ऊपर पाबंदियों के खिलाफ बात कर रही है ना। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सेग्रीगेशन वाला इशू, लेट्स टॉक अबाउट सेग्रीगेशन वाला इशू। एक बहुत बड़ा हल्का है जो ये समझता है और इसकी हिमायत करता है।
आपको लगता है कि दुरुस्त है? नहीं अलीना, सेग्रीगेट कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं दुरुस्त, क्योंकि ये जो सेग्रीगेशन इज नॉट एन आंसर। यहाँ पर कोई ऑलरेडी कोई कम सेग्रीगेशन है वैसे हमारे मुआशरे के अंदर, क्या कोई चीजें रुकी हैं? असल चीज तो मैं जो हमेशा पहले भी कहती हूँ, इन सब चीजों के आपको अपने पुलिस को ठीक करना पड़ेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और मुआशरती रवैये और आपके लीडर्स की सोच। ठीक है, ये हमारे लीडर्स की सोच है कि जी पाबंदी मजीद लगा दो, औरतों को घर बिठा दो, टाइमिंग कर दो, ये कर दो। ये सेग्रीगेशन इज नॉट द आंसर और इस तरह की पाबंदियां बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन शीरी मजारी साहबा ने उस टोन में बात की है इन फेवर ऑफ वुमेन। शी इज नॉट टॉकिंग इन फेवर ऑफ सेग्रीगेशन। कंप्लीटली पॉइंट टेकन। मेहमन इरशाद भट्टी साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से? मैं महमल साहब का जवाब नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। उनको इसके जवाब में भी नहीं कहना चाहिए था। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है। जिस तरह बख्तावर भुट्टो साहबा ने एक बयान ठोक दिया था, जिस तरह पीएचए के डायरेक्टर साहब ने एक बयान ठोक दिया था, ये माइंडसेट है आपका। मसला क्या है? मसले का हल क्या है? मर्दों पर पाबंदी लगा दो, औरतों पर पाबंदी लगा दो। सुन ले, मैंने आपकी सुनी सारी बात, मैंने नहीं टोकी। सुन लें फिर आप बोलिएगा। मर्दों पर पाबंदी लगा दो, औरतों पर पाबंदी लगा दो, पेश की स्क्रिप्ट दो, नौजवानों को सबक सिखाओ, औरतों को सबक सिखाओ, वालिदैन तरबियत करें, मखसूस वक्त मुकर्रर करें। खुदा के लिए आप वजीर हैं, आप औरतों की नुमाइंदा हैं, आप इंसानी हकूक के वजीर हैं। इंसानों में मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। आप किस तरह बात कर रही हैं कि और मर्दों पर पाबंदी लगाए? क्यों लगा दें? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। आप हुकूमत में हैं, जजा सजा करें, मुकर्ररा वक्त के अंदर सख्त सजाएं दें। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सबको महफूज बनाएं। क्या बातें कर रही हैं आप औरतों की, आपको वजीरे बनाए, खवातीन बनाया और आपके आइन में लिखा है कि आपने हमेशा खवातीन की बातें करनी है। क्यों? कैसा माइंडसेट है? कैसे ही अफसोसनाक किस्म का बयान दिया है। खुदा का खौफ करें। हुकूमत में बैठकर अजीबो गरीब आप रिएक्शनरी बयान देते हैं। मेरा इसमें सिंपल ये पॉइंट जो मैंने शुरू में बात की कि पाबंदियों के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूं और मेरा नहीं ख्याल कि शीरी मजारी साहबा भी किसी पाबंदी के हक में है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने किसी को ये, मुझे नहीं पता क्या कॉन्टेक्स्ट है कि या उन्होंने सार्कास्टिकली कहा या उन्होंने कहा अगर पाबंदी लगानी है औरतों के ऊपर पाबंदी कैसे तो फिर मर्दों पे लगा दो। बेसिकली उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो इस क्यों लगाएं मर्दों पर, क्यों लगाएं औरतों पर? क्यों कहा शीरी मजारी साहबा ने? मेरा ज्यादा ख्याल है शीरी मजारी साहबा ने क्यों कहा वो इंसानी हकूक की है, इंसानों में मर्द नहीं आते। अच्छा भट्टी साहब भट्टी साहब जब मर्द जो है ये कहे कि औरतों पे पाबंदी लगा दे तो शीरी मजारी साहबा ने शायद जवाब में ये तो वो गलत है ना। आप उसके जवाब में गलत के जवाब में गलत करेंगे। चाहिए सेग्रीगेशन नहीं होनी, मैं तो कह ही रही हूँ। सिर्फ मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है मतलब वो भट्टी साहब ने किसी गलत कॉन्टेक्स्ट में कहा। आप महमल साहब भट्टी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस पोजीशन पे वो है उसने इस वो कह रही है कि जिस तरह से तरह से इसको ओके अलीना मैं बात से एग्री करती हूं। शीरी मजारी साहब को अपनी चीजें शीरी मजारी साहब जस्टिफिकेशन दी रही है, ये पीएचए डायरेक्टर की दी थी यार। ठीक है, पीएचए के डायरेक्टर की आपने इस तरह वकालत की थी जिस तरह शीरी मजारी की कर रही है। मैं भट्टी साहब क्या बात कर रही हूँ? मैंने कहा है वो आपकी बात से मैं इस आप कह रही है कि उन्होंने इस तरह कहा होगा, इसके जवाब में कहा होगा। भाई गलत कहा है, सिंपल बात है। तो मैंने तो शुरू में ये बात क्वालिफाई की है कि मैं पाबंदियों के हक में नहीं हूं और नहीं होनी चाहिए सेग्रीगेशन पाबंदी। लेकिन मैं कह रही हूं कि जवाब इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा वैसे औरतों की बात कर रही होंगी ना, जहां औरतें, औरत, मर्द, वैसे मेरा ख्याल है बूढ़े सब मोहतरम हैं। ये शीरी मजारी साहबा से पूछ ले उन्होंने किस ठीक है जी है वो गवर्नमेंट में बिल्कुल उनको जो एक्चुअली उन्हें गवर्नमेंट में कोई उन्हें। अच्छा जी हम थोड़ा सा एक्चुअल इशू से थोड़ा सा हट रहे हैं, हम एक्चुअल इशू से थोड़ा सा हट रहे हैं। आई वांट टू टेक इट टू न्याजी साहब। न्याजी साहब आपकी क्या राय है? जो कोई भट्टी साहब ने कहा है मैं 100% उससे मुतफिक हूँ। एक चीज है मैं उसमें सिर्फ ऐड करूंगा कि कानून की हुक्मरानी जो है वो वाहिद मसले का हल है। जुज़ को आप ले रहे हैं, कुल को नहीं ले रहे। आप एक प्रॉब्लम को ले रहे हैं, उसके हिस्से को ले रहे हैं। आप जो टोटल जो जहाँ पे जिसको लॉ एंड ऑर्डर क्योस है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे आवारा कुत्ते जो हैं उनके 200 के जत्थे जो हैं लाहौर की गलियों से लेके रहीम यार खान कराची तक, उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया हुआ है। तो एक कानून नाफिज कर दें, उसकी हुक्मरानी कर दें और मिसाल बना दें जो उनकी खिलाफवर्जी करें। बाकी ये भट्टी साहब ने जो कुछ कहा है, मैं इनसे ज्यादा मेरे करीब है इनके ख्यालात जो ये फरमाते रहे हैं आज अभी। मजहर अब्बास साहब, मुझे तो इस पे खुशी होती है कि भट्टी साहब और न्याजी साहब एक पेज पे है। भाई होना पड़ता है। मर्दों के हकूक की बात आई है ना, देख रही बहुत सारे मामला। मैं तो इन बातों में पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ।
ये जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके बैठे हैं सोसाइटी के, ये अरे ये बड़े, ये जो मेहमल ने बात की है ना, ये मैं असल बात, ये जो मेहमल ने बात की है, मैं लेकर कपड़ों के ऊपर मुझे तो कभी भी आई वो तब पाबंदियों के हाथ में होगा। आई डोंट मिक्स वर्ड्स। मैं जो बात डंके की चोट पे कहता हूँ, और मैं सबसे पहले दिन भी यही कहा था, अब भी कहता हूँ कि हमें अपोलोजेटिक रवैये की बजाय इस मुल्क को कानून की हुक्मरानी दे दें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा अलीना, मैं एक सेकंड, सिर्फ एक चीज, पहली चीज मैं भट्टी साहब की इस बात से टोटली एग्री करती हूँ, और न्याजी साहब की, कि असल इस मसले का हल जो है वो कानून, वो ये है कि कानून पे इम्प्लीमेंटेशन, न खाली कानून साजी तो है, ठीक है, तो बेसिकली हुकूमत का काम है इस तरह की अपोलोजेटिक बिहेवियर, सही कह रहे हैं, सब नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में किसी को ये बात जवाबन एज अ ताना या जो भी आप जवाब दिया उन्होंने, ठीक है ना? हाँ जी मजहर साहब, सॉरी मजहर साहब, सॉरी। अच्छा मजहर साहब, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि वहाँ खवातीन पर पाबंदी लगी जाए। उसके जवाब में जो कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें शीरी मजारी साहब ने पंजाब गवर्नमेंट के इस फैसले पर तनकीद की, और उनसे ये कहा गया कि हम आप तजवीज़ भेज सकती हैं, लेकिन हम पंजाब गवर्नमेंट को पाबंद नहीं कर सकते। उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने क्यों अगर ये इस तरह का वो किया कि खवातीन के उस पर एंट्री पे वो पाबंदी लगाई जाए, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बात की। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि बहुत सी जगहों पे फैमिली को अलाउ करते हैं, इंडिविजुअल्स को अलाउ नहीं करते, कि फैमिलीज़ की सिर्फ इजाज़त दी जाती है। कुछ जगहों पे टाइमिंग्स मुकर्रर हैं, लेकिन हम वो जिस तरह बाकी लोग कहते हैं कि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हमने बसंत पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो पतंग वाले जो डोरे बनती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की हमने कहा कि पूरे उस पर पाबंदी लगाई जाए। ये चूंकि ये बचना चाहते हैं कानून की हुक्मरानी, क्योंकि है नहीं, हुक्मरानों का कानून है, लिहाजा ये उन सारी चीजों से बच के, इसके सबसे आसान हल ये कि पाबंदी लगा दो, सबसे आसान हल ये है कि इस चीज को बंद कर दो। ये हमारा एक माइंडसेट बनता जा रहा है, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को। जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप जिम्मेदार हैं इसके, तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साहिवाल में जो लोग मारे गए उनके आप जिम्मेदार हैं, ये मोटरवे पे जो रेप का केस हुआ उसके आप जिम्मेदार हैं। ये जो हमारी यहाँ माइंडसेट है, तो मेरा ख्याल में कानून की हुक्मरानी सही मानों में जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा, आप पाबंदी लगा दें, वो कहीं और वाकयात होते रहेंगे। अच्छा मजहर साहब, इसमें मैं एक बात बताती हूँ, जब ये बात आई थी कि ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला आया है, तो पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमानों ने कहा था कि ये एक सजेशन आई है और ये कोई फैसला भी हुआ नहीं, ये पाक्स वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए अगर तो वो उसकी चीजें, वो तो एक सजेशन के ऊपर अगर कह रही थी, क्योंकि फैसला अभी एज सच मेरा नहीं ख्याल के आया है, कहा तो यही जा रहा है। अच्छा नहीं, हम उसमें से जो जिस्ट है मामले की, हम उसके ऊपर क्यों नहीं डिबेट करें? न्याजी साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, दोबारा मैं अपनी बात दोहरा रही हूँ, कहते हैं जी लड़के लड़कियों को अलग स्कूल्स में पढ़ाओ, अलग अलग रखो, इस चीज से ये चीज शायद रुक सकती है। क्या आप इस चीज के हामी हैं? मैं 100% हामी हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन जो है वो लिबरल से नहीं लेनी। मेरे सामने कुरान हदीस पढ़ा है, कहें कि मैं ना लूं तो सर ये ना अब सुन ले। आप कह दें कि जो बात मैं कह रहा हूं ये मैं दूर की कोड़ी ला रहा हूं, ये उसे करीब नहीं मिलती। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी तरह आप सारे लोग करें, लेकिन मेरे पास गाइडलाइन मौजूद है, और इस गाइडलाइन के अंदर मैंने पिछली दफा को मिसाल दी थी कि हज़रत उमर के जमाने में मिसाल दी जाती है, एक औरत नौजवान मदीना से अकेली जेवरात पहन के हाथ में सर, हम यकीनन मजहब को दरमियान में लेके आते हैं और महफूज में सर राय का बिल्कुल एहतराम, आपने सुन लिया ना, इससे मेरा मसला और है, मुझे पता है वो मसला आप लोगों का मसला इस्लाम के ताबे करना चाहिए ना निजाम को। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कंफ्यूज माशा नहीं बनाना चाहिए, फिर एक तरफ हमने जाना। हाँ तो मैं तो कहता हूँ करें, भट्टी साहब अब क्या आप इस राय पे आप सेम पेज पे हैं न्याजी साहब के साथ? भुट्टो साहब बना के गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सारा इस्लामी का कवानीन मेन क्रक्स ऑफ द मैटर ये है, शीरी मजारी साहब का बयान, साहिबा का बयान जो है बनाया था, मैं बताऊंगा क्या, ये आपको पता नहीं है भट्टी साहब आइन की डेवलपमेंट का 62 के आइन में भी थी जी, बिल्कुल 101% मैं न्याय साहब के साथ एग्री करता हूँ, 1 पेज पे बल्कि 1 लाइन पर है, 48 के अंदर, और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे अभी बख्तावर भुट्टो के बयान को क्रिटिसाइज कर रहे थे? फिर
बख्तावर भुट्टो भी तो यही कहती हाँ, तो है कर रहा था ना कि वो भाई क्या अलग-अलग कर करें, रही थी, मीडिया वो क्या ठग कर गई रही है, थी, तो क्यों कर पाबंदियां। रहे थे? मैं पाबंदियों की बात कर रहा हूँ, या आप शरीयत न, आप तो ये करना, आप पाबंदी अल्लाह है। रसूल और कुरान से गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो लेना, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? इस्लामी ये अल्फाज जमहूरिया की हेर-फेर है पाकिस्तान और कुछ नहीं। और उसके महमद- लेते नहीं। अच्छा, भट्टी साहब तो एक्चुअली हमारे वाले बात करें कि एक पाबंदी नहीं हाँ, होनी चाहिए, हाँ, किसी चीज के ऊपर किसी पे पाबंदी हाँ, नहीं कोई लगा सकता। भट्टी साहब तो एक्चुअली बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, इस पे तो हम सहमत हाँ, हैं हाँ, आपके साथ लेकिन फिर भट्टी साहब लेकिन नहीं, लेकिन फिर भट्टी साहब तो वो हाँ सेग्रीगेशन के हक में नहीं, है, आप लेकिन भट्टी मिक्स साहब- कर रही हैं, आप मैडम शेख मिक्स कर रही हैं। फिर- इस्लाम क्या बताता है, इस्लाम क्या देता है, गाइडलाइन देता है, गाइडलाइन के मुताबिक जिंदगी गुजारे। उसमें कोई थोड़ी होती कि पाबंदियां लग जाएंगी औरत की, औरत को उधर न जाने दो, मर्द को उधर न जाने दो। आपके लिए आपका रास्ता मेरे लिए मेरा रास्ता है, बात ठीक है, ये तो आपको मुझे भी आजादी दे दें जो आपको चाहिए। ओके, महमल क्या ये दो नहीं हो रही? साहबा को बेनिफिट ऑफ द डाउट देती हूँ, मुझे लगता है उन्होंने एक रिएक्शन में वैसे ही बात एक की है जो कि एक खबर बन गई है, जो भी होगा उसकी क्लैरिफिकेशन तो वो दे सकती है। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट का एक फैसला जो अभी तक हुआ नहीं है, वो कह रहे हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं कि वो एक सजेशन है, तो उसके ऊपर अगर उन्होंने ये बात कर भी दी तो ये उनकी भी एक वैसे ही होगा, यानी कि मैं भट्टी साहब को कोई चीज कह दूं, वो मुझे कुछ कहे, मैं आगे रिएक्शन में कुछ बोल दूं, हाँ। उसका ये मतलब नहीं है। ओके। पाबंदियों के तो भट्टी साहब भी कह रहे हैं वो खिलाफ है, न्याजी साहब भी कह रहे हैं वो खिलाफ है, मैं भी कह रही हूँ खिलाफ है, मजहर साहब भी खिलाफ है। सेग्रीगेशन के हक में मैं तो कह रही सेग्रीगेशन भी नहीं होनी चाहिए। सेग्रीगेशन के ये इस तरीके का मुआशरा अब आपको नहीं बनाना segregation चाहिए के कि आप ऊपर यहाँ पर सेग्रीगेशन के इख्तिलाफ हक आ रहा है में, थोड़ा लेकिन सा। इसमें सिलेक्टिव इन लोगों की पाबंदी आ जाती ठीक है। ये फिर एक इनको और मसाइल हो जाते हैं, exactly। मर्दों की बात है। आखिरी गोल जो है महमल ने ठीक है जी, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली आई वांटेड दिस डिबेट टू कंटिन्यू, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है, तो इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।